हमारा जो लेक्चर हुआ था इससे पहले का, उसमें हमने देखा था कि मदन फल के जो अलग अलग कल्प है वो कैसे फॉर्म हुए हैं, और वो अलग अलग कल्पों को हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं, इसके बारे में हमने देखा था। और हमने जो वमन के लिए श्रेष्ठ द्रव्य है मदन फल, उसके बारे में देखा था कि वो श्रेष्ठ क्यों है, वो अपाय क्यों नहीं करता है, और उसके गुणधर्म क्या है, रसवीर्य विपाक कैसा है, इसके बारे में हमने देखा था। अभी वही मदन फल अगर हमने औषधि द्रव्यों में अगर यूज करना है तो वो अलग पद्धति से उपयोग में लिया जाता है, और अगर वमन में हमें उसको यूज करना है तो वो अलग पद्धति से उसको उपयोग में लाया जाता है। तो जब उसको वमन में हमें यूज करना है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया दिए हैं कि कैसा मदन फल होना चाहिए, उसको ग्रहण कैसे करें, उसके बाद उस पर कौन से संस्कार होने चाहिए, संस्कार होने के बाद उसमें कौन से गुणों में परिवर्तन होता है, गुणों का परिवर्तन जब हो जाता है तब उसको संभाल कर कैसे रखना है, उसका उपयोग कैसे करना है, ये सारे स्पेसिफिकेशंस ग्रंथकारों ने दिए हैं। उस पर बहुत सारे स्टडी भी होके गए हैं कि ऐसा मदन फल का अगर हम करते हैं उपयोग तो मदन फल वमन बहुत अच्छे से करवाता है। ऐसे कुछ रिसर्च भी हुए हैं। तो अभी हम आज देखेंगे कि एक्चुअली मदन फल जो है उसका संग्रहण कैसे करना चाहिए। इसको ग्रंथकारों ने वर्णन करते हुए कहा है कि मदन फल संग्रह विधि। तो उसको हम आज जरा डिटेल में देखेंगे कि मदन फल का जो संग्रह विधि है वो कैसा है। उससे पहले मदन फल के जो कुछ पर्याय है वो पर्याय कौन से है, उसको कौन से नाम से जाना जाता है, उसको हम पहले देखेंगे। और फिर हम मदन फल संग्रह विधि के बारे में आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो पर्याय देखिए मदन फल के कौन से हैं। मदनाहा करहाटश्च राठ पिंडितक फलम श्वासश्चेति पर्याये उच्यते तस्य कल्पना। ठीक है, यहाँ पर चरक कल्पस्थान अध्याय 1 मदन फल कल्प अध्याय में इसका वर्णन है। तो सबसे पहले मदन फल को मदन फल क्यों कहा जाता है, ये हमारा सबसे पहला सवाल एक्चुअली होना चाहिए। तो देखिए, मदन फल को मदन फल क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक स्टोरी है। वो स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। मदन, ये जो नाम है, ये मदन का अर्थ होता है कामदेव। और कामदेव जो होते हैं उनका कामदेव के 5 प्रकार के बाण होते हैं। इससे पहले मैंने जब धाराकल्प अध्याय सिखाया था तब मैंने आपको ये बताया था कि मदन फल के 5 प्रकार के बाण हैं। उन पांचों बाणों में से एक जो मुख्य बाण है वो है वसंत। ओके। और वसंत नाम का जो बाण है उसका स्पेसिफिकेशन ये है, जब कामदेव वो वसंत नाम का जो बाण है उसको अगर चलाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो सभी जगह पर वसंत ऋतु 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 का जो प्रभाव है वो दिखता है। अभी वसंत ऋतु का प्रभाव क्या है, वसंत ऋतु का प्रभाव है कि पुराने पत्ते जो है वो झड़ जाते हैं, और हर जगह पे हर वनस्पतियों को नए नए पत्ते आने लगते हैं, नए नए फ्लावर्स आने लगते हैं। ओके। इस सीजन में ही मैक्सिमम पृथ्वी पर जितने भी प्राणी और पक्षी है इनको अंडे देने का सीजन यही होता है, क्योंकि उन पर भी ये जो कामदेव है उनका प्रभाव होता है। ओके। तो वो जो कामदेव है उनके प्रभाव की वजह से ये वसंत ऋतु है उसकी बहार आती है, वसंत की जो बहार है वो आती है। और वही वसंत की बहार आने की वजह से पृथ्वी पर नवनिर्मिति की और नवनिर्मिति शुरू हो जाती है। वैसे ही जैसे कि वो मदन देव मतलब कामदेव इस वसंत बाण को चलाते हैं, वैसे ही जब वो वसंत ऋतु आती है तो हम जो वैद्य होते हैं वो क्या करते हैं कि वमन नाम का जो पंचकर्म है उसका प्लानिंग करते हैं। वसंत पंचमी से जनरली हर जगह पर ऐसे होता है कि वसंत पंचमी आ गई तो उसके बाद वमन के कैंप, वमन वमन के लिए एडवर्टाइजमेंट वगैरह वगैरह ये सब शुरू हो जाता है। ओके। तो वो कब शुरू होता है, वसंत ऋतु में ही शुरू होता है। तो जब वसंत ऋतु आता है मतलब कामदेव जब अपने बाण चलाकर वसंत ऋतु की निर्मिति करते हैं, उसी वक्त हमारे शरीर में जो कफ का उत्क्लेश हुआ है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वमन का प्लानिंग करते हैं। और वो वमन करवाने के लिए मदन फल सबसे श्रेष्ठ है। जैसे वसंत ऋतु की निर्मिति करने के लिए कामदेव एक समवायी कारण है, उनके बिना वसंत ऋतु निर्माण ही नहीं हो सकता।
उसी तरह उसी वसंत ऋतु में अगर हमें वमन करवाना है तो मदन फल ये जो द्रव्य है वो कामदेव की तरह समवायी कारण है। ओके, इसलिए कामदेव का पर्यायवाचक जो शब्द है वो इस वृक्ष के लिए या फिर ये जो द्रव्य है इसके लिए उपयोग में लिया गया है, इसलिए मदन फल को मदन फल कहा जाता है। ओके, तो सबसे पहला है मदनः करहाटश्च राठ पिंडितक फलम। करहाट, राठ, पिंडितक, फलम ये भी उसके और पर्याय है। उसको राठ क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका जो फल होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। ओके, पिंडी फल मतलब आ, जैसे हमने यहाँ पर देखा है, देखो, यदि पिंड पुमानम श्री चेतपेशी, पिंडी फल मतलब जिसका गोल आकार है। ये श्लोक हमने कहाँ पर देखा है? यदि पिंड पुमानम श्री चेतपेशी। जब हम मासनोमासी गर्भवृद्धि देखते हैं वहां पर ये श्लोक आया है, और वहां पर यदि पिंड पुमानम, वहां पर जो पिंड इस शब्द की जो टीका है उसमें दिया है पिंडम इति गोलाकारः। ओके, तो वही अर्थ हम यहाँ पर ले सकते हैं। पिंडित का मतलब जिसका गोल आकार है, जिसका फ्रूट, देखो यहाँ पर मैंने फोटोग्राफ भी डाला है, उसमें आप देख सकते हो एकदम गोल बॉल की तरह उसका फ्रूट होता है जब वो अपक्व अवस्था में होता है तब। उसके बाद उसका शेप चेंज हो जाता है थोड़ा, लेकिन पिंड जैसा होता है, गोलाकार होता है। फलम, मैंने आपको पहले ही फलम के बारे में बताया था कि उत्तम फल प्राप्ति करा कर देने वाला जो द्रव्य है, हम जो वमन करवाने वाले हैं, हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, फल की प्राप्ति करवा कर देने वाला जो द्रव्य है वो है मदन फल, इसलिए उसको फल भी कहा जाता है। उसके बाद है श्वसनश्चेति। स्पेसिफिकली श्वास व्याधियों में इसका उपयोग बहुत अच्छे से किया जाता है। इसको अगर शमन मात्रा में उपयोग में लाते हो तो यह श्वास व्याधि में भी काम करता है, इसलिए उसको श्वसन भी कहा जाता है। श्वसनश्चेति पर्याय ही उच्चते तस्य कल्पना, ये मदन फल के पर्याय है। और उसके आगे देखिए कि इसके आगे हम इस कल्पस्थान में इसकी अलग अलग कल्पनाएं देखने वाले हैं। ओके, वो कल्पस्थान में चरक में दी है, उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर नहीं देखने वाले हैं। ये श्लोक को छोड़कर बाकी जो और कुछ पर्याय है अलग अलग ग्रंथकारों के हिसाब से वो मैंने नीचे डाले हुए हैं। वो देखिए, वो है मरुजक और मरुवक। तो मरुजक और मरुवक, इसका अर्थ होता है मरु मतलब वृक्ष। ओके, ये मरु और तरु ये वृक्ष या फिर किसी भी ये जो है वनस्पति का एक पर्यायवाचक एक शब्द है, उसको इसको उपयोग में लिया जाता है। तो मरुजक और मरुवक ये और मदन फल के दो पर्याय हैं। शल्य, शल्यक, इसको शल्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वनस्पति अगर आपने देखी तो इसको कांटे होते हैं छोटे छोटे, आगे और फोटोग्राफ्स है आपको उसमें दिख जाएगा कि इसके टहनी को काटे काटे होते हैं, जैसे कि बबूल को काटे होते हैं ना वैसे ही, लेकिन बबूल के कांटे जरा बड़े बड़े होते हैं, इसके कांटे थोड़े छोटे होते हैं। गुलाब को कांटे होते हैं वैसे ही, लेकिन उससे थोड़े से बड़े, और बबूल के कांटे से थोड़े छोटे। जैसे बिल्व को कांटे होते हैं ना, सेम वैसे ही इसको कांटे होते हैं। बिल्व का वृक्ष अगर आपने देखा हो तो आपको समझ में आएगा। वो उसको कंटक होने की वजह से जब भी हम मदन फल के वृक्ष के आसपास जाते हैं या फिर वो फल तोड़ने की कोशिश करते तो हमें एक हाथ काटा तो चुभ ही जाता है। ओके, और शल्य, इसका अर्थ हम क्या देते हैं? मन शरीर बाधकाराणी शल्यानी। ओके, जो मन को और शरीर को बाधा उत्पन्न करे, उनको नुकसान पहुंचाए, वो है शल्य। तो ये कांटा चुभता है, इसकी वजह से इसको शल्य या फिर शल्यक ऐसा भी एक पर्याय यहाँ पर दिया है। उसके बाद है पिंडी फल, वही ऊपर जैसे पिंडी तक आया है वैसे ही पिंडी फल जिसका गोलाकार फल है वही। देखो आगे और एक पर्याय है गोल फल, जिसका राउंड शेप में है। पिंडी फल, गोल फल। ग्रंथि फल, ग्रंथि फल मतलब गांठ जो होती है, मतलब सिस्ट फॉर्म में इसको फ्रूट्स आते हैं। अगर इसका पका हुआ फ्रूट आपने देखा और वो अगर पेड़ में लगा हुआ है और वही फ्रूट पेड़ पर ही सूख जाता है तो दूर से आपको ऐसे लगेगा कि इस पेड़ को ग्रंथि उत्पन्न हुई है। जैसे कि हम किसी पेशेंट में देखते हैं कि छोटे छोटे लाइपोमास होते हैं, और वो जो लाइपोमा होते हैं वो अगर बढ़ जाते हैं तो हमें ऐसे दूर से ही दिखता है कि जनरली फोर आर्म के ऊपर लाइपोमा की कॉमन साइट है। और लाइपोमा ऐसे अगर पेशेंट आपको लॉन्ग स्लीव्स का शर्ट नहीं है तो हाफ स्लीव्स के शर्ट में आपको इजीली दिख जाता है कि हाँ इसके फोर आर्म के यहाँ पर लाइपोमा है, तो हम तुरंत बोलते हैं कि हाँ ये ग्रंथि है। वैसे ही ये पेड़ को अगर आप देखते हो और उस पर सूखे हुए मदन फल आपको दिखेंगे तो आपको दूर से ही पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर ग्रंथि ग्रंथि जैसा गांठे गांठे कुछ दिख रही है, तो हाँ ये मदन फल हो सकता है। ओके,
तो दैट इज ग्रंथि फल। ग्रंथि की तरह उसको फल आते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं ग्रंथि फल। और एक पर्याय है धारा फल। बाजू में जो फोटोग्राफ है ना उसको देखो, उस फोटोग्राफ में आगे और फोटो है, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसमें भी दिख रहे छोटी छोटी धाराएं हैं उसके ऊपर। ओके, उसकी वजह से उसको कहा जाता है धारा फल। दिखा देता हूँ मैं आपको आगे की स्लाइड में। देखो ये बीच वाला जो फोटो है उसमें देखिए जो फ्रूट सूख गए हैं उसके ऊपर हमें छोटी 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 धाराएं दिखती है। ओके, दैट इज धारा फल। और बाजू में जो फ्लावर का जो फोटो मैंने दिखाया है लेफ्ट हैंड साइड में, उसमें देखिए फ्लावर के नजदीक ही एक कांटा है छोटा वाला, तो दैट इज शल्यक। ओके, शल्यक या फिर शल्य। ठीक है, बाद में है घंटाल और घंटाख्य। मंदिर में जो घंटा लगाया जाता है, ओके, उसके अंदर वो घंटा बजने के लिए एक छोटा सा पार्ट होता है, उसको कहते हैं लोलक। ओके, इसके जो फ्रूट है, अगर वो फ्रूट आपने देखे तो वो उस लोलक के ही शेप के होते हैं। ओके, तो इसकी वजह से उसको कहा जाता है घंटाल। और भी उसको घंटाल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये फल है, ये अगर सूख जाता है तो अंदर की जो पिपली है, अगर उसको हम ऐसे हाथ में लेकर अगर हिलाते हैं, तो हिलाने के बाद उसमें से थोड़ी सी नाद उत्पन्न होती है, खड़खड़ खड़खड़ ऐसे उससे शब्द उत्पत्ति होती है। तो शब्द उत्पत्ति करने वाला जो है, उसकी वजह से उसको कहा जाता है घंटाल या फिर घंटाख्य। उसके बाद है पुष्पक, विषय पुष्पक। जनरली ये जो द्रव्य है, इसके जो कोई भी पार्ट पॉइजनस नहीं है, लेकिन उसके जो फ्लावर है, ये इसका अगर आप स्मेल लेते हो, इसके स्मेल लेने की वजह से वो मादक प्रभाव दिखाता है, मतलब पेशेंट को मद निर्माण होता है। ओके, तो मद निर्माण होता है मतलब उसकी सुगंध इतनी मीठी होती है, इतनी मीठी होती है कि उसके मोह में हम बंध जाते हैं। तो उसकी वजह से कई बार पेशेंट सॉरी हम उसके पास जाते हैं, उस वृक्ष के पास जाते हैं और बहुत ज्यादा उसकी सुगंध अगर लेते हैं हम, तो उस सुगंध की वजह से हमें मोह उत्पन्न होता है। जैसे कि महुए के फूल का अगर हम भक्षण करते हैं तो उसकी वजह से मोह उत्पन्न होता है, डिलीरियम की एक कंडीशन निर्माण होती है। उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि इसको, इस व्यक्ति को मद निर्माण हुआ है या फिर किसी विष की बाधा हुई है, उसकी वजह से इसको बोला जाता है विष पुष्पक। ठीक है, बाद में है मदन। मदन तो मैंने आपको बोला ही, इसको मदन क्यों कहा जाता है। छर्दन आपको पता है, ये वमन करवाता है, इसलिए इसको छर्दन कहा जाता है। हर्ष, अभी हर्ष क्यों कहा जाता है, जैसे मैंने कहा कि इसके पुष्पों की जो सुगंध होती है वो मीठी मीठी होती है, और मीठी सुगंध आने की वजह से हमें आनंद निर्माण होता है कि हाँ इसकी सुगंध अच्छी है। थोड़ी ज्यादा अगर हम सुगंध लेते हैं तो हमें वो पसंद नहीं आती, लेकिन अगर इसकी दूर से सुगंध आती है तो हमारे मन को वो आह्लाददायक ऐसी एक सुगंध आती है, उससे हमारा मन हर्षित होता है, अच्छा लगता है, इसलिए उसको हर्ष भी कहा जाता है। बाद में है बस्ती शोधन। मैंने आपको पहले के 2-3 लेक्चर पहले के लेक्चर्स में आपको बताया था कि मदन फल ये बस्ती में भी उपयुक्त किया जाता है। वाग्भट ने और चरक ने हर बस्ती में इसको उपयोग में लिया है। 4 मदन फल हमें बस्ती में डालने हैं। तो स्पेसिफिकली मदन फल जो है इसकी एक्शन बस्ती शोधन, बस्तीगत जो प्रकोपित दोष है उनको क्या करने वाला, उसको शोधन करने वाला, स्वस्थान से प्रचलित करने वाला, उनको बाहर निकालने वाला, ऐसा इसका एक कार्य है। उसकी वजह से उसको कहा जाता है बस्ती शोधन। यहाँ पर एक सवाल है कि मदन फल की जो बीज है उसको मदन फल पिपली क्यों कहा जाता है। अगर आपने मदन फल के बीज को देखा अंदर फोड़कर आप देखो, अभी वमन का सीजन शुरू ही है, तो आपके कॉलेज में या फिर आजू बाजू में कहीं पे अगर आपको मदन फल मिला तो उसको देखो, फोड़ने के बाद अंदर का जो पिपली, उसके जो बीज है ना, वो बीज निकलने के बाद जैसे हमारी पिपली होती है ना, वैसे ही उसका स्ट्रक्चर होता है। उसके ऊपर छोटे 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 दाने दाने होते हैं, और उसका शेप भी सूखी हुई जो पिपली होती है वो थोड़ी सी ग्रीनिश और थोड़ी सी ब्राउनिश कलर की होती है। वैसे ही इसके अंदर का जो बीज है वो पिपली की तरह दिखता है, इसलिए उसको फल पिपली या फिर मदन फल पिपली कहा जाता है। ओके, तो ये है मदन फल के पर्याय। अभी इसको ध्यान में रखने के लिए मैंने आपको इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे पहले दो है मरुजक मरुबक, बाद में है शल्य शल्य।
फिर फल के ऊपर से जितने भी पर्याय हैं वो एक साथ लिखे हैं, पिंडी फल, गोल फल, ग्रंथि फल और धारा फल। ओके। बाद में है घंटा, घंटा ये शब्द कॉमन आया है इसलिए घंटाल और घंट्याकर ये एक साथ में लिए हैं। और इनको छोड़कर जितने भी ऑड है थोड़े, जिनको ध्यान में रखने के लिए हमें थोड़ी तकलीफ होगी, तो उनको एक लाइन में लिया है, विषय पुष्पक, मदन, शरदन, हर्ष और बस्ती शोधन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? हाँ। ओके, आगे जाते हैं। अभी हम देखते हैं मदन फल, ये जो ड्रग हमने अभी आयुर्वेदा के इस पॉइंट ऑफ व्यू हमने देखा कि मदन फल एक्चुअली क्या है, उसके पर्याय क्या है, कैसे कैसे यूज किया जाता है, तभी देखा। थोड़ा सा मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। इसके बारे में इतना ज्यादा आपको नहीं पूछा जाता है, लेकिन जस्ट एक नॉलेज होना चाहिए उसके हिसाब से। इसका लैटिन नेम रैंडिया स्पाइनोजा और डोमेंटोरम, दो वैरायटीज है, एक स्पाइनोजा है और एक डोमेंटोरम है। स्पाइनोजा इतना ज्यादा यूज नहीं होता है वमन कर्म के लिए। डोमेंटोरम ये जो वैरायटी है वो वाइडली अवेलेबल है सब जगह पर, वही ज्यादा उपयोग में ली जाती है। इसका इंग्लिश नाम क्या है? एमेटिक नट, उल्टी करवाता है, और नट है, नट मतलब सींग के जैसा है। ओके, जैसे कि ये होता है, अखरोट होता है, अखरोट को भी नट कहा जाता है, इसलिए एमेटिक नट। ओके, उल्टी करवाने वाला एक छोटा सा फ्रूट, इसलिए एमेटिक नट। बुशी गार्डेनिया, इसको ऐसे क्यों कहा जाता है? एक बुश मतलब श्रब टाइप का एक प्लांट होता है, इसका वृक्ष नहीं होता है। ओके, श्रब का टाइप का प्लांट होता है। और इसको जनरली इसके फ्लावर की सुगंध अच्छी होने की वजह से, और आ, इसका प्रभाव है कि ये मदन फल अगर हम हमारे घर में रखते हैं, महाराष्ट्र में ये ट्रेडिशन बहुत ज्यादा है, मदन फल हर घर में रखा जाता है। स्पेसिफिकली हम आटा जहाँ पे रखते हैं, तो आटे का जो हमारा ये होता है, बर्तन होता है, तो उस बर्तन में मतलब जो डिब्बा होता है आटा रखने का डिब्बा, उस डिब्बे में जनरली मदन फल रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? कि मदन फल की जो सुगंध होती है उसकी वजह से आटे में जो छोटी छोटी चींटियां हैं या फिर कीड़े वगैरह हैं, वो आटे में कीड़े नहीं लगते हैं, उसकी वजह से इसको आटे में रखा जाता है। ये महाराष्ट्र का ट्रेडिशन है। और उसी वजह से पुराने जमाने में अगर आप देखोगे, अ, पुराने जमाने में ऐसा होता था कि हर घर के आजू बाजू में वनस्पतियां लगाई जाती थी। तुलसी है, नींब है, गुड़ुची है, अशोक है। तो उसमें से ये एक ड्रग है कि मदन फल, मदन फल भी हर घर के आजू बाजू में रखा जाता था। ओके, हर घर के गार्डन में इसको लगाया जाता था, इसलिए ये ऐसा बुश है, ऐसा श्रब है कि हर एक के गार्डन में वो पुराने जमाने में हुआ करता था, इसलिए उसको कहा जाता है बुशी गार्डेनिया। ओके, इसका केमिकल कंपोजिशन देखो क्या है, सैपोनिन और वेलिरानिन। ये उसमें और भी उसके साथ बहुत कुछ कॉम्बिनेशंस है, लेकिन ये जो दो केमिकल कंपोजिशन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सैपोनिन ये जो कंटेंट है, ये मदन फल में झाग निर्माण करता है। अगर आपने मदन फल का काढ़ा वगैरह कभी देखा होगा, या फिर फांट आपने देखा, तो जब हम मदन फल का काढ़ा बनाते हैं, कषाय बनाते हैं, तो वो कषाय बनाने के वक्त जब वो उबलता है, तो उसमें से झाग उत्पन्न होता है। जैसे हम डिटर्जेंट पाउडर पानी में डालकर उसमें अगर हाथ फेराते हैं, तो ऊपर जैसे झाग आता है, वैसे ही मदन फल के कषाय में झाग आने लगता है। सेम ऐसा ही हमें कहाँ पर दिखता है? रीठा, अरिष्टक, रीठा का या फिर शिकेकाई का हम जब काढ़ा बनाते हैं, उसका कषाय बनाते हैं, तो उसके ऊपर एक छोटा सा हमें झाग दिखता है। तो वो क्यों दिखता है? क्योंकि उसका कंटेंट है सैपोनिन। ये सैपोनिन हमेशा क्या करता है? झाग निर्माण करता है। तो वो ये मदन फल में होने की वजह से मदन फल में हमें झाग दिखता है। ठीक है। और वेलिरानिन ये जो कंटेंट है, ये इसकी जो एमेटिक एक्शन है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, वमन का जो मुख्य कर्म है वमन करवाना या फिर वोमिटिंग की एक्शन करवाना, वो इस कंटेंट की वजह से है। वेलिरानिन ये जो कंटेंट है उसकी वजह से हमें ये एक्शन दिखती है। नीचे के फोटोग्राफ्स में देखो, पहले उसके फ्लावर्स है, फ्लावर में आपको एक स्पेशलिटी दिखेगी कि व्हाइट कलर का भी फ्लावर है और येलो कलर का भी फ्लावर है। ओके, दो फ्लावर एक साथ एक ही प्लांट के ऊपर हमें दिखते हैं। जब नया फ्लावर आता है तो उसका कलर जो होता है वो व्हाइटिश कलर का होता है।
और वो थोड़ा सा उसको 2-3 दिन हो जाए तो उसमें थोड़े कलर चेंजेस आते हैं। ऐसे क्यों होता है? जब व्हाइट कलर का फ्लावर होता है दैट इज इमैच्योर फ्लावर। ओके। और व्हाइट कलर और फ्लावर्स को कलर जनरली क्यों होते हैं आपको पता है? इतने कलरफुल फ्लावर्स क्यों होते हैं? कोई भी प्लांट को कलरफुल फ्लावर्स क्यों होते हैं? प्रोपोगेशन के लिए, एग्जैक्टली exactly. अट्रैक्ट करने। हाँ, पॉलिनेशन जो होता है और फर्टिलाइजेशन जो होता है कोई भी प्लांट का, तो उस वो किसकी वजह से होता है? बटरफ्लाईज या फिर हनी बीज जो होते हैं उनकी वजह से पॉलिनेशन या फिर उनका फर्टिलाइजेशन जो है वो होता है। और उनको अट्रैक्ट करने के लिए बटरफ्लाईज और हनी बीज उनको अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग कलर के फ्लावर्स होते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ पर है कि मदन फल के जो फ्लावर्स हैं वो जब इमेच्योर फॉर्म में होते हैं तो उनका कलर व्हाइट होता है। तो उनका कलर व्हाइट होने की वजह से उस पर ज्यादा बटरफ्लाईज या फिर हनी बीज अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ओके। और जैसे ही वो मैच्योर हो जाता है, मैच्योर हो गया मतलब क्या हो गया? उसके अंदर पोलन ग्रेन्स, ओके, एंथर, स्टिग्मा, ये जो है एम्ब्रियोटिक सैक वो अच्छे से फॉर्म हो गए हैं। और वो फॉर्म होने के बाद नेचुरली क्या होता है? उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। और वो चेंज होने के बाद हनी बीज और बटरफ्लाई उस पर अट्रैक्ट होते हैं। ओके। और वो अट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है? फिर पॉलिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है और उसको फिर फ्रूट लगते हैं। ओके। तो ये नेचुरली उसके अंदर दो कलर के फ्लावर होते हैं। इमेच्योर वाला व्हाइट होता है और मैच्योर वाला येलो कलर का होता है। उसके बाद वो फ्लावर्स देखिए, फ्रूट्स देखिए, आपने जनरली मदन फल देखा ही होगा। फिर भी इसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस है, जैसे कि उसके ऊपर और नीचे दो जगह पर छोटे पॉइंटेड पार्ट्स होते हैं। नीचे की और एक पार्ट होता है और ऊपर की तरफ एक पार्ट होता है। ओके। देखो इसमें आपको दिख रहा है, ये जो साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में जो आधा आपको मदन फल दिख रहा है, वहां पर वो इसका पोस्ट डिस्टल एंड है। इस डिस्टल एंड पर एक छोटा सा स्पाइनस प्रोसेस है, लेकिन वो ब्लंट है। ओके। और वही इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, सामने वाला जो मदन फल आपको छोटा सा दिख रहा है, उसके प्रॉक्सिमल पार्ट में देखिए जो पार्ट टहनी को जुड़ा हुआ होता है, जो प्लांट को जुड़ा हुआ होता है, वहां पर क्या है? एक स्पाइनस प्रोसेस है, लेकिन ये ब्लंट नहीं है, थोड़ा पॉइंटेड है। ओके। तो इसका डिस्टल और प्रॉक्सिमल दोनों एंड यहाँ पर दिखते हैं और वहीं से उसकी धाराएं शुरू होती हैं, इसलिए उसको धारा फल कहा जाता है। ओके। तो ऐसा मदन फल होता है। इस फोटोग्राफ में आपको जो मदन फल दिख रहे हैं वो सब गिने चुने हुए मदन फल है। मतलब एकदम मैच्योर वाले, अच्छे वाले, जिन पर जो ग्रंथोक्त संस्कार किए हुए हैं, ऐसे संस्कार किए हुए मदन फल है वो। ओके। तो ये कलर हमेशा याद रखना। ये छोड़कर अगर आपको दूसरा कलर कोई मदन फल का दिखता है तो वो मदन फल ग्राह्य नहीं है। थर्ड फोटोग्राफ में देखिए, यहाँ पर मैच्योर मदन फल है, उनका कलर देखिए येलोइश है। ओके। इनका कलर ग्रीनिश नहीं होना चाहिए। येलो कलर के जो मदन फल है वही मदन फल हमारे लिए ग्राह्य है। वो आगे ग्रंथकार ने हमें बताया है, वो हम आगे देखने ही वाले हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया है तो हम आगे जाते हैं। आगे देखिए, जो मैंने आपको लेक्चर के शुरुआत में कहा था कि हम इस लेक्चर में मदन फल संग्रह विधि देखने वाले हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वमन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है मदन फल संग्रह विधि। बहुत कम वैद्य इस संग्रह विधि से मदन फल का संग्रह करते हैं और उसका उपयोग वमन के लिए करते हैं। बहुत कम वैद्य है, बहुत मैक्सिमम। तब ऐसा समझ लो कि रेशो 50-50 है, बहुत सारे वैद्य करते भी हैं और बहुत सारे वैद्य नहीं भी करते हैं। रिजल्ट में भी उतने थोड़े बहुत डिफरेंशिएशन हमें दिखते हैं। इसका कंपेरेटिव स्टडी भी होके गया है, बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखते हैं मदन फल संग्रह विधि क्या है। मैंने आपको पहले बोला कि शमन के लिए अगर मदन फल का ग्रहण करना है तो इस विधि से संग्रह करने की कोई जरूरत नहीं है। जनरली जो औषधियों का संग्रह विधि हमने पढ़ा है भेषज कल्पना में, या फिर संहिता सीखने के बाद चरक संहिता में या सुश्रुत संहिता में हमने देखा है कि कौन से काल में कौन से द्रव्यों का ग्रहण कैसे करना है। वो सामान्य विधि जो दिया है वो विधि से भी आप मदन फल का संग्रह कर सकते हो एज ए शमन औषधि। लेकिन आपको वमन में इसका उपयोग करना है तो आपको इसी विधि से आपको संग्रह करना होगा। ओके। और इसी विधि से अगर आप संग्रह करते हो
तो उसके इफेक्ट आपको अच्छे से मिलते हैं। तो देखिए संग्रह विधि क्या है, अलग अलग क्राइटेरिया है, कौन से ऋतु में इसका संग्रह हमें करना है वो देखिए। संग्रहणीय ऋतु कौन सा है, तानी वसंत ग्रीष्मयोः अंतरे। ओके, वसंत और ग्रीष्म इनके अंतरे मतलब उनके टीका में देखिए, अंतरे इति मध्य, वसंत और ग्रीष्म ऋतु के मध्य भाग में हमें इसका संग्रह करना है। मतलब वसंत भी नहीं होना चाहिए और ग्रीष्म भी नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब अगर अगले साल आपको वमन के पेशेंट प्लान करने हैं तो इसी साल आपको क्या करना है, वसंत और ग्रीष्म इनके बीच में आपको मदन फल का संग्रह करना है। क्यों? क्योंकि इस साल में आपका आधा वसंत हो गया है, क्योंकि अंतरे इति मध्य मतलब आधा वसंत हो जाना चाहिए और आधा ग्रीष्म का आधे ग्रीष्म की शुरुआत चाहिए, ये ऋतु संधि है। ओके, वसंत ऋतु के लास्ट वाले 15 दिन और ग्रीष्म ऋतु के लास्ट वाले 15 दिन, ऐसा जो पीरियड है उस पीरियड में आपको क्या करना है, मदन फल का संग्रह करना है। ऐसे क्यों करना है, इसमें भी स्पेसिफिकेशन है, क्योंकि ये संस्कार आप जैसे ही करते आगे देखेंगे हम कि जैसे जैसे हम संस्कार करते जाते हैं कि 8 दिन उसको इस राशि में रखना है, उसके बाद इसको इस द्रव्य की भावना देनी है, उस द्रव्य की भावना देनी है, ये जब पीरियड हम धीरे धीरे क्रॉस करते जाते हैं तो जब इसका हम संग्रह करते हैं तो वसंत ऋतु में उसका संग्रह हो जाता है। मदन फल हम उस वनस्पति से उसका ग्रहण करते हैं और जैसे ही उसके बाद सारे संस्कार होने के बाद हमें क्या करना है, उसको फिर से शुष्क करना है। और शुष्क करने के लिए हमें वसंत ऋतु से ज्यादा ग्रीष्म ऋतु की आवश्यकता ज्यादा है, क्योंकि उसको हमें छाया शुष्क करना है, डायरेक्टली धूप में नहीं रखना है। तो धूप में नहीं रखना है इसलिए हमें धूप भी चाहिए, लेकिन कैसे, डायरेक्ट उसको सनलाइट में नहीं रखना है, छाया शुष्क करना है। तो छाया शुष्क करने के लिए हमें ऊष्मा भी चाहिए, मतलब वृक्ष तेज की हमें वहां पर आवश्यकता है। इसलिए वसंत ऋतु के पहले 15 दिन में, एंड वाले जो 15 दिन है उसमें हमें क्या किया, हमने बदन तल का संग्रह किया, बाकी के जो संस्कार है वो किए। और वो संस्कार होने के बाद जब उसके सुखाने का टाइम आएगा तो ऑलरेडी वसंत ऋतु खत्म हो गया है और उसके बाद कौन सा ऋतु शुरू होने वाला है, ग्रीष्म ऋतु। तो वो क्यों काम आएगा हमें, जो हम अलग अलग द्रव्य की उसको भावना देने वाले हैं और भावना देने के बाद छाया शुष्क करेंगे, तो छाया शुष्क करने के लिए हमें ग्रीष्म ऋतु की ऊष्मा की आवश्यकता है। इसलिए आचार्यों ने पहले से ही सोच के रखा है, इसलिए वो आपको बताते हैं वसंत ग्रीष्मयोः अंतरे और अंतरे इति मध्य। ओके, इतना सोचकर आपको संग्रहण का ऋतु बताते हैं, स्पेसिफिक यही ऋतु हमें यहाँ पर लेना है। और भी देखिए, सच ग्रीष्म वसंतयोः अंतर्वर्ती कतिपयादीनाम अन्य एव मध्यो नेयम। ओके, जो मैंने अभी आपको वर्णन किया है वही वो देते हैं कि अंतर्वर्ती नाम कतिपयादि नाम। अंतर्वर्ती मतलब वसंत ऋतु का अंत भाग और वर्ती मतलब ग्रीष्म ऋतु का आने वाला पार्ट। अंतर्वर्ती नाम कतिपयादि नाम मतलब ये छोड़कर अन्य एवं मध्य, इनका हमें ग्रहण करना है। और ये जो पार्ट है ये है, इसको बोला जाता है एवं मध्य न्यायो, इसको कहा है मध्य भाग। ओके, अंतर्वर्ती कतिपयादीनाम अन्य एवं मध्य न्येयम। सिंपल, पहले के ऋतु के, वसंत ऋतु के लास्ट वाले 15 दिन और ग्रीष्म ऋतु के पहले वाले 15 दिन, ये जो पीरियड है इसको पॉइंट आउट करने के लिए उन्होंने ये लाइन दी है, स च ग्रीष्म वसंतयोः अंतर्वर्ती कतिपयादीनाम अन्य एवं मध्यो न्येयम। ओके, तो नीचे के दो फोटोग्राफ्स देखो, इसमें आपको समझ में आएगा कि वसंत ग्रीष्मयो अंतरे ये क्यों हमें लेना है। पहला फोटोग्राफ देखो, इसमें वसंत ऋतु की, हमें जब पूरा वसंत हो गया है, ओके, और हर जगह पर फ्लावरिंग होने लगा है, ऐसा सीजन यहाँ पर हमें दिख रहा है। और दूसरे फोटोग्राफ में क्या है, फ्लावर्स तो लगे हैं लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं कि जिनके पत्ते झड़ गए हैं। वसंत ऋतु को अगर आप प्रॉपर हिंदी में सोचोगे तो वसंत ऋतु को पतझड़ का मौसम कहा जाता है। पतझड़ मतलब पत्ते जब वृक्षों से झड़ जाते हैं तो वो पीरियड है दैट इज पतझड़। ओके, तो वो है वसंत ऋतु। तो ये जो पतझड़ का जो मौसम है, उसी मौसम में पत्ते तो झड़ जाते हैं लेकिन फ्लावरिंग का सीजन होता है। तो ये दिखाने के लिए हमें कौन सा ऋतु हमारे आंखों के सामने लाना है, इसलिए ये फोटोग्राफ्स यहाँ पर है। तो इनको ठीक से अच्छे से ऑब्जर्व करो, आपको समझ में आएगा
कि वसंत ग्रीष्मयोः अंतरे, मतलब हमें आचार्य क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया संग्रहणीय ऋतु। इस ऋतु में हमें मदन फल का संग्रह करना है। इसके बाद सेकेंडली हमें क्या सोचना है कि कौन से नक्षत्र में हमें इसका ग्रहण करना है। ओके, नक्षत्र देखिए कौन से हैं। पुष्य अश्वी युगाभ्याम मृगशिरसाः वा। अब ये जो वा प्रत्यय है वो हर जगह पे लगाना है। पुष्यम वा अश्वी युगाभ्याम वा मृगशिरसा वा। ओके, मतलब 3 नक्षत्र हैं, तीनों में से कोई भी नक्षत्र आपको जो मिलेगा वो नक्षत्र आप उपयोग में ले सकते हो। ओके, पुष्य नक्षत्र, अश्विनव नक्षत्र या फिर मृगशिरा नक्षत्र। ओके, यहाँ पर मैंने आपको नक्षत्रों के बारे में थोड़ा बहुत आपको शायद पता होगा, और डिटेल में थोड़ा सा बताता हूँ कि ये नक्षत्र क्यों इंपॉर्टेंट है इतने। ओके, नक्षत्र जो है ये सारे नक्षत्र दक्ष प्रजापति की कन्याएं और उनके पुत्र है। ओके, कुछ नक्षत्रों में 2 प्रकार की जाति है, स्त्री नक्षत्र होते हैं और पुरुष नक्षत्र होते हैं। जितने भी सारे स्त्री नक्षत्र हैं वो सारे स्त्री नक्षत्र जैसे रोहिणी है, ओके, भरणी है, ये सारे जो नक्षत्र हैं, ये नक्षत्र इनका विवाह चंद्र जी के साथ हुआ है। ओके, और वो चंद्र जी के साथ विवाह होने की वजह से चंद्र कौन है, सारे वनस्पतियों का राजा है। ओके, सोमम वनस्पतियों नाम राज्ञः, वो सारे वनस्पतियों का राजा है और सारे वनस्पतियों के ऊपर उसका प्रभाव होता है। और वो प्रभाव कैसे होता है, अलग अलग नक्षत्रों के हिसाब से उनका प्रभाव होता है। जैसे कि चंद्र आज रोहिणी नक्षत्र में है तो उसका प्रभाव अलग रहेगा, चंद्र आज पुष्य नक्षत्र में है तो उसका प्रभाव अलग रहेगा, वो अश्विनी नक्षत्र में है तो उसका प्रभाव अलग रहेगा। ओके, तो ये प्रभाव अलग अलग होने की वजह से वनस्पतियों का जो गुणधर्म है वो बदल जाते हैं। इसलिए स्पेसिफिकली आप बहुत सारी जगहों पर अगर जाओगे तो आयुर्वेदा में अगर आप देखोगे तो ये जो 3 नक्षत्र है ना, पुष्य अश्विनी और मृगशिरा, इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ज्यादा है। क्यों है पता है आपको? पुष्य नक्षत्र के बारे में ज्यादा नहीं पता है, मृगशिरा नक्षत्र के बारे में भी ज्यादा नहीं पता है, लेकिन अश्विनी नक्षत्र के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता है कि अश्विनी कुमार जो है उनकी वजह से अश्विनी नक्षत्र वहां पर है। और अश्विनी कुमार ये देवताओं के वैद्य हैं। सोचो कि अश्विनी कुमार और चंद्रदेव अगर एक साथ है, मतलब देवताओं के वैद्य और वनस्पतियों के राजा अगर एक साथ है तो वनस्पतियों के ऊपर उनका प्रभाव कैसे पड़ता होगा। ओके, एक तो राजवैद्य, देवताओं के वैद्य, सबसे श्रेष्ठ वैद्य, और उन्हीं के साथ वनस्पतियों के राजा, ये दोनों अगर कॉम्बिनेशन मिल गए तो क्या हो गया, दुग्ध शर्करा योग हो गया, सोने पे सुहागा हो गया। ओके, उनकी वजह से क्या होगा, वनस्पतियों का जो रस वीर्य विपाक उनका प्रभाव ये है वो हमें और अच्छे से मिलने वाला है। और इसी के साथ हम जब वनस्पतियों का ग्रहण करने जाते हैं तो हम वनस्पति को प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारे अंदर जितने भी औषधि गुणधर्म है वो तुम्हारा जो प्रयोज्य अंग है उसमें आ जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। अगर आपको याद नहीं हो तो याद दिला देता हूँ कि तुम्हारे जो प्रयोज्य अंग है, तुम्हारी जो सारे वनस्पतियों अंदर के जो गुण है वो तुम्हारे प्रयोज्य अंग में आ जाए। और हम प्रार्थना करते हैं कि कल आपके जो प्रयोज्य अंग है उसमें से मैं आपका, मान लो कि हम मदन फल को ही प्रार्थना कर रहे हैं तो हम मदन फल के वृक्ष को प्रार्थना करके कि कल मैं आपके प्रयोज्यांगों में से फल का ग्रहण करने के लिए आने वाला हूं, तो आपके अंदर के जितने भी औषधि गुणधर्म है वो गुणधर्म उस फल के अंदर आ जाए और उस फल का मैं ग्रहण करूं और मेरे रुग्ण इससे ठीक हो जाए। ऐसे हम प्रार्थना मदन फल को करते हैं। और ये प्रार्थना करने के वक्त वहां पर अगर अश्विनी नक्षत्र है, मतलब वहां पर देवताओं के वैद्य और वनस्पतियों के राजा वहां पर है, तो हमारी प्रार्थना वहां पर है, तो वो वनस्पति का रस वीर्य विपाक गुण प्रभाव कितने बढ़कर हमें वो वनस्पति द्रव्य प्राप्त होने वाला है, इसके बारे में सोचो। एक चंद्रमा अगर पृथ्वी पर रहने वाला इतना बड़ा समुद्र
इसमें चहल पहल कर सकता है। मतलब क्या होता है, समुद्र के पानी को वो हिला सकता है, उसको बोलते हैं भरती और ओहोटी, ऐसे हम मराठी में बोलते हैं। हिंदी में मुझे वो नहीं पता है उसको क्या कहते हैं। ओके, भरती आती है मतलब समुद्र का पानी किनारे की तरफ ज्यादा आता है, और ओहुटी मतलब वो समुद्र का पानी जो है वो अंदर की तरफ चला जाता है। एक चंद्रमा अगर पृथ्वी के जल को इतना हिला सकता है, तो वही जल तत्व हमारे शरीर के अंदर है, वही जल तत्व वनस्पतियों के अंदर है, वही जल तत्व इस मदन फल के अंदर है। तो वो चंद्रमा अगर हर जल तत्वों को इतना आकर्षित कर सकता है, तो बट ऑब्वियसली अंदर का जल तत्व आकर्षित होने की वजह से वो अगर वनस्पतियों का राजा है तो उनके अंदर वो उतना वीर्य तो डाल ही सकता है। और अगर हम प्रार्थना करते हैं और उत्तम नक्षत्रों में अगर उसका हम ग्रहण करते हैं, तो वनस्पतियों का रस वीर्य गुण प्रभाव कितना बढ़ेगा ये सोचो। इसलिए ये नक्षत्रों का इतना इंपॉर्टेंस है। ये नहीं है कि हाँ वो नक्षत्र है तो कुछ दैवी है, नो डाउट, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट हमारे चिकित्सा शास्त्र में कितना है वो सोचो। ओके, वैसे ही मृगशिरा नाम का एक नक्षत्र है और पुष्य नाम का नक्षत्र है। पुष्य तो आपको पता ही है, पुष्य नक्षत्र क्या है। हर पुष्य नक्षत्र में जनरली हम सुवर्ण प्राशन करवाते हैं। तो इससे पहले आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए था कि पुष्य नक्षत्र में ये क्यों करते हैं। पुष्य नक्षत्र में ही सुप्रजननार्थ पुंसवन विधि है, पुंसवन नाम का जो एक संस्कार है वो हम पुष्य नक्षत्र पे ही क्यों करते हैं, सुप्रजनन उसी नक्षत्र में क्यों होता है। ओके, ये सोचिए। पुष्य नक्षत्र का नाम पुष्य नक्षत्र क्यों है, क्योंकि जैसे अश्विनी कुमार की वजह से अश्विनव नक्षत्र है, वैसे ही पुष्य नक्षत्र ये जो होता है, आपने अगर स्त्री रोग में पढ़ा होगा तो वहां पर स्त्री के बीज के लिए वहां पर एक शब्द आया है, स्त्री पुष्प, अगर आपको याद हो तो। और पुरुष बीज के लिए पुरुष पुष्प ऐसा एक नाम आया है। तो वो जो पुष्प, ये जो संज्ञा है वो संज्ञा आई है बीज के लिए। और हमारे शरीर के जितने बीजभूत भाग है, वनस्पतियों के जितने भी बीजभूत भाग है और इस सृष्टि पर जितने भी बीजभूत भाग है, उन सारे बीजभूत भावों को प्रभावित करने वाला जो नक्षत्र है वो है पुष्य नक्षत्र। ओके, तो इसलिए हम सुप्रजननार्थ जो कुसवन संस्कार करते हैं वो पुष्य नक्षत्र पर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले पुष्य नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, ये दोनों मैंने नक्षत्र बताए। अश्विनी नक्षत्र क्या है, अश्विनी वैद्य है, उनकी वजह से वनस्पतियों का प्रभाव बढ़ता है। और ये बीज पर प्रभाव डालने वाला जो पुष्य नक्षत्र है वो अगर चंद्रमा के साथ आ जाए तो चंद्रमा क्या करेंगे, वनस्पतियों के राजा तो वो है ही, ऊपर से बीज के ऊपर प्रभाव डालने वाले कौन है, पुष्य नक्षत्र है। तो बीज के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव बहुत अच्छे से आएगा। और हमें यहाँ पर ग्रहण किसका करना है, मदन फल का। और उसमें से भी हम मदन फल में से क्या ग्रहण करने वाले हैं, फल पिप्पली, मतलब मदन फल का बीज। तो उसके ऊपर प्रभाव किसका रहेगा, पुष्य नक्षत्र का भी रहेगा। ओके, ऐसे ही सेम मृगशिरा नक्षत्र, मृगशिरा नाम के मृगशिरा नाम का जो ऋषि, एक ऋषि है, उनकी वजह से इस नक्षत्र को, वो ऋषि जो है इस नक्षत्र के स्वामी है। ओके, और मृगशिरा नाम के जो ऋषि है उनकी खासियत थी कि वो शल्य शास्त्र में बहुत पारंगत थे। उन्होंने बहुत सारी सर्जरी की थी, और उसी की वजह से उन्होंने बहुत सारे सर्जरीज करने के बाद, बहुत सारे शल्य कर्म करने के बाद उन्होंने बहुत सारे जो ये थे, युद्ध होने के बाद जो सैनिक मर जाते हैं या फिर उनका शिरच्छेद हुआ है, ऐसे सैनिकों को, बहुत सारे सैनिकों को उन्होंने क्या किया था, मृग का शीर लगाया था। मतलब हिरन है, हिरन का उन्होंने उनको सींग लगाया, शीर लगाया था। वो हिरन का ही उन्होंने उस वक्त क्यों चॉइस किया था, इसकी एक स्टोरी है, पूरी स्टोरी में नहीं बता था। क्योंकि वो सैनिक जब जिंदा हो जाए तो मृग जो होता है उसके सिर के ऊपर क्या होते हैं, सींग होते हैं, 12 सिंगा कहते हैं उसको। और वो सिंह उसके सिर के ऊपर होने की वजह से जब वो सैनिक ठीक हो जाए तो वो पहले से भी ज्यादा, अगर उसके हाथ में दो तलवार और ढाल है और ऊपर सिर के ऊपर उसके सिंग है, वो भी सिंग कितने हैं, 12 सिंगा, मतलब 12 प्रकार की सिंग उसके सिर के ऊपर है। तो युद्ध कला में वो और निपुण हो सकता है, वो अपने सिंग से भी किसी भी शत्रु को मार सकता है। ये सोचकर उन्होंने वो सर्जरी की थी।
ओके, तो उसकी वजह से वो जो ऋषि थे उनको मृगशिरा कहा जाता है कि वो स्पेशली थे, जैसे कि न्यूरो सर्जन है। हम उनको न्यूरो सर्जन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो न्यूरॉन्स की ही सर्जरी करते हैं स्पेसिफिकली। ऐसे ही ये जो ऋषि थे वो स्पेसिफिकली शिरच्छेद किए हुए जो सैनिक थे उनकी ही क्या करते थे, सर्जरी करते थे। ओके, और उसमें भी स्पेसिफिक वो हिरन का ही सिर उनको लगा कर देते थे। जैसे इस वक्त हमारी जो डिग्री थी, इस वक्त की हमारी डिग्री है न्यूरो सर्जन, नेफ्रो सर्जन। ओके, उस वक्त की ये डिग्री है कि मृगशिरा नाम के ऋषि है, वो क्या करते थे, सिर्फ मृग का ही सिर किसी को भी लगा देते थे। ओके, वो जो मृगशिरा नाम के जो ऋषि थे उनकी वजह से वो उनको तपश्चर्या करने के बाद उनको एक अक्षय स्थान मिला था और उन्होंने कहा था कि मुझे एक नक्षत्र का स्थान चाहिए, और फिर उनको इस मृगशिरा ये जो नक्षत्र है ये स्थान उनको मिला। और जो ऋषि थे वो शल्य शास्त्र में पारंगत होने की वजह से उनको वो स्थान मिला, वो एक वैद्य ही थे। ओके, तो ये तीनों जो स्पेसिफिक नक्षत्र है, पुष्य, अश्विनी और मृगशिरा, ये हमारे आयुर्वेद के रिलेटेड है। ओके, इसकी वजह से ये 3 नक्षत्रों में से कोई भी नक्षत्र का आप ग्रहण कर सकते हो, और इसी नक्षत्रों में हमें उनका क्या करना है, उनके प्रभाव के हिसाब से हमें मदन फल का ग्रहण करना है। ओके, दैट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ नक्षत्र इन ग्रहण ऑफ मदन फल। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपको, पुष्य नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र, और इसमें भी देखो पुष्य नक्षत्र पहले दिया है। क्यों? क्योंकि पुष्य नक्षत्र का प्रभाव बीज के ऊपर है और मदन फल के बीज हमें चाहिए। अगर पुष्य नक्षत्र मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं मिलता है तो अश्विनी नक्षत्र ले लो, क्योंकि अश्विनी कुमार क्या है, वो देवताओं के वैद्य हैं, इसलिए उनका भी प्रभाव हमारे लिए अच्छा ही है। वो भी नहीं हमें अगर मिलता है तो कौन सा है, मृगशिरा नक्षत्र, क्योंकि वो ऋषि है, वो वैद्य थे उस वक्त के। ओके, तो इन तीनों में से कोई भी नक्षत्र हमें चलेगा, तीनों में से कोई भी नक्षत्र हमारे लिए अच्छा ही है। क्योंकि जब आप ये संग्रह करने जाते हो और संग्रह जब करोगे तो उस वक्त कौन सा नक्षत्र हमारे लिए अवेलेबल होगा ये अभी हम नहीं बता सकते। ओके, तो ये सारा प्लानिंग हमें पहले से अगर आप करते हैं, हम पहले से ही करके रखते हैं, तो पुष्य, अश्विनी, मृगशिरा इसमें से कोई भी एक नक्षत्र का हम ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें समझ में आ गया नक्षत्र हमें क्यों ये लेने हैं, यही नक्षत्र में उनका संग्रह क्यों करना है, समझ में आ गया? ओ, ओके, गुड। अभी हम देखते हैं कि कौन से मुहूर्त में इसका हमें ग्रहण करना है। ओके, गृहणीया गृहणीयात मैत्री मुहूर्ते, मैत्र मुहूर्त में इसका हमें ग्रहण करना है। ओके, अभी मैत्र मुहूर्त के बारे में चक्रपाणी जी क्या कहते हैं, मैत्रे मुहूर्त इति शिव भुजग मित्रादि नाम मध्य मित्र देवता के एवं मैत्री मुहूर्त। ओके, मतलब क्या है, ऐसा मुहूर्त चाहिए कि उस मुहूर्त में मैत्र देवता, मित्र देवता, जैसे कि देवता एक मित्र देवता होते हैं। हर एक अगर आप पूरे दिन में देखोगे तो अलग अलग मुहूर्त होते हैं, जैसे अमृत मुहूर्त, रोग मुहूर्त, शुभ मुहूर्त, अशुभ मुहूर्त। ओके, उत्क्लेश मुहूर्त, ऐसे अलग अलग मुहूर्त होते हैं। उसमें से भी वो आपको स्पेसिफिक मुहूर्त बता रहे हैं, वो है मित्र देवता के मुहूर्त। अभी मित्र देवता के मुहूर्त मतलब क्या होते हैं, जैसे कि पहले आप शत्रु देवताओं के मुहूर्त क्या होते हैं ना, वो मैं आपको समझाता हूँ। शत्रु देवताओं के मुहूर्त ये कैसे हम डिसाइड करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अग्निदेव है और जलदेव है, दोनों भी अच्छे हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव एक दूसरे से अलग है पूरी तरह। कभी कभी अग्नि जो है वो जल देवता को क्या करती है, कभी कभी अग्नि क्या होता है, जल देवता को कॉम्पेंसेट करता है, मतलब जल देवता का नाश अग्निदेव कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है, तवा हमने बहुत गर्म किया और उस पर हमने एक ही बूंद पानी डाला, तो एक बूंद पानी उस अग्नि को बुझा सकता है क्या? नहीं बुझा सकता। तो वो क्या हो गया, अग्नि ने उस जल का क्या किया, ग्रहण कर लिया, उसको ग्रसित कर लिया। तो ऐसे चलता है? नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। और अगर छोटा सा अगर कहीं पे
अग्नि की ज्वालाएं हैं, दिया है छोटा सा, और दिए के ऊपर मैंने क्या किया, एक ग्लास पानी डाल दिया, तो क्या हुआ, वो अग्नि है वो बुझ गई। तो अग्नि और जल, ये दोनों देवता हैं, ये एक दूसरे के मित्र है, लेकिन अगर ये एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो वो एक दूसरे के शत्रु हैं, क्योंकि इसका प्रभाव इसके प्रभाव से बिल्कुल अलग है। वो एक दूसरे के साथ सहचर्य नहीं कर सकते, उनको हमेशा खुद का बैलेंस बना के रखना पड़ता है। ओके, तो ये है शत्रु देवता। ओके, तो मित्र देवता कौन से हुए, अग्नि और वायु, ये मित्र देवता है, क्योंकि वायु क्या करता है, अग्नि को संदुक्षित करता है। ओके, ऐसे ही और मित्र देवता कौन से हम बोल सकते हैं, राहु और केतु। ये मैं आपको ग्रहों के एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि इनके प्रभाव भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और उसी राहु के साथ अगर कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, राहु और केतु के साथ अगर चंद्र आ जाते हैं तो वो हो गए शत्रु। क्यों, क्योंकि चंद्रमा ने जब राहु अमृत पी रहा था, तब चंद्रमा ने बताया था कि ये राहु है। ओके, और उसी की वजह से राहु ने क्या किया था, चंद्रमा को बोला था कि मैं इसका बदला हमेशा तुमसे लूंगा, हर वक्त मैं तुमको ग्रसित करता रहूंगा। तो वो एक दूसरे के शत्रु है हमेशा। और जब आप मुहूर्त देख रहे हो, वो मुहूर्त आपको पता चल गया कि हाँ ये मुहूर्त है, लेकिन उस मुहूर्त में अगर चंद्रमा राहु के स्थान में है और राहु अगर चंद्रमा के स्थान में है, तो वो क्या हो गया, एक दूसरे के शत्रु हो गए। ऐसे नहीं करना चाहिए, ये एक दूसरे के शत्रु है, तो उस मुहूर्त में आपको मदन फल का ग्रहण नहीं करना है। ओके, वहां हमेशा क्या होना चाहिए, मित्र देवता ही एक दूसरे के साथ होने चाहिए। फिर मित्र देवता कैसे होने चाहिए, इसलिए वो देते हैं कि शिव भुजग मित्रादिनाम। अभी शिव, शिव मतलब कल्याण करने वाले, कल्याण करने वाले कोई भी देवता हो वो। और यहाँ पर आप ऐसे ऐसा भी अर्थ ले सकते हो, शिव मतलब भगवान शिव, और भुजग मतलब नाग। अब ये दोनों का एक दूसरे के साथ एज सच इतना कोई संबंध नहीं है, लेकिन उनका संबंध क्यों आया, क्योंकि शिव जी ने जब गले में ये धारण किया था, विष धारण किया था, हलाहल विष, तो उस विष को गले के नीचे नहीं उतरना देना है। तो वो जो हलाहल विष कंठ में था, तो वो कौन सा विष है, स्थावर विष, क्योंकि वो समुद्र मंथन से निकला था। और उसका एंटीडोट कौन था, जांगम विष। तो उसका जांगम विष कौन हो गया, सर्प। इसलिए शिव जी वासुकी ने क्या किया, शिव जी के गले में अपना स्थान प्राप्त किया, और उन्होंने कहा कि इसको मैं स्तंभित करके यहाँ पे रुका सकता हूँ। ओके, तो वो क्या हो गए, एक दूसरे के मित्र हो गए, शिव भुजग मित्रादि नाम। वो एक दूसरे के जैसे मित्र है। ओके, वैसे अन्य भी कुछ देवताएं हैं कि वो एक दूसरे के मित्र हैं। तो ऐसा आपको मुहूर्त देखना है। अभी आप बोलोगे कि सर इतना नॉलेज तो नहीं है कि हम इतने मुहूर्त देखें, उसमें भी शुभ अशुभ ना हो, मित्र देवता वहां पर होने चाहिए, ऐसे हम क्यों हम नहीं देख सकते, उसका हमें नॉलेज नहीं है। ओके, लेकिन आप ये सोचो कि पुराने जमाने में जब आयुर्वेद के लिए आपको प्रविष्ट होना था, जब आयुर्वेद का विशिखाणु प्रवेश होता था, जब आयुर्वेद के लिए ये होता था, आ, कोई भी विद्यार्थी है उसका आयुर्वेद को शिक्षण जब दिया जाता था, दिए जाने के लिए उसकी जब तैयारी की जाती थी, तो उस वक्त देखा जाता था कि आयुर्वेद का जो विद्यार्थी है उसको दर्शन शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, न्याय शास्त्र का होना चाहिए, वेद शास्त्र का अभ्यास होना चाहिए, ज्योतिष शास्त्र का अभ्यास होना चाहिए। ओके, ऐसे बहुत सारा उन्होंने क्राइटेरिया चरक संहिता विमान स्थान में दिया है कि वो जो शिष्य है, उस शिष्य को कौन से अलग अलग ग्रंथों का ज्ञान, अलग अलग शाखाओं का, अलग अलग शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद ही आप आयुर्वेद सीख सकते हो। ओके, तो ये उस वक्त के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मुहूर्त देखना, मित्र देवता देखना, दैट इज द इजी थिंग। ओके, तो आपको इसका भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। और बहुत सिंपल है, इसके बहुत सारे ऐप भी अवेलेबल है। इसका एक बहुत फेमस ऐप है हिंदू कैलेंडर करके, उसमें अगर आप डेट डालते हो, मुहूर्त देखते हो, चौघड़िया देखते हो, तो उसमें आपको सब पता चल जाता है। वो बहुत ईजी है, वो मैं लेक्चर के बाद में आपको बताऊंगा कि उसमें कैसे देखते हैं, एकदम ईजी है वो।
तो ऐसा आपका गृह्णीयात मैत्री मुहूर्त, ओके, मित्र देवताओं के साथ एक दूसरे के संबंध हो, ऐसा आपको मुहूर्त देखना है। जनरली अमृत मुहूर्त जो होता है, आप अगर देखोगे पंचांग में, उसमें अमृत मुहूर्त होता है। तो अमृत मुहूर्त में जनरली मित्र देवता एक दूसरे के साथ ही होते हैं। तो ऐसे अमृत मुहूर्त में आप ये जो द्रव्य का संग्रहण है वो आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, तो आगे जाते हैं हम। समझ गए? ओ ओके, गुड। अभी देखिए, हमने सब मुहूर्त देख लिया, ओके, सब क्राइटेरियाज देख लिए। उसके बाद हमें कौन सा मदन फल चॉइस करना है। मुहूर्त विहूर्त सब हमने देख लिया, अभी हम उस मदन फल वृक्ष के सामने खड़े हैं, ओके। और वृक्ष के सामने खड़े होने के बाद हमें चॉइस करना है कि इसमें से हमें कौन सा मदन फल चॉइस करना है। इसलिए भी वो क्राइटेरिया देते हैं, उसको कहते हैं संग्रहणीय मदन फल। तो वो संग्रहणीय मदन फल कौन सा है, इसमें उन्होंने कौन सा संग्रह करना है, इससे ज्यादा कौन सा नहीं लेना है, ये क्राइटेरिया ज्यादा दिए हैं। इसमें देखिए, यानी पक्वानी, वो बहुत अच्छी तरह से पक्व होना चाहिए, ओके। पक्व होता है तो मतलब क्या है, उसमें से हमें जो रस विनिमय विपाक प्रभाव जो चाहिए वो पूर्ण परिपक्व अवस्था में उसमें आ गए हैं। इसलिए हमें क्या करना है, पक्व ही मदन फल का ग्रहण करना है। दैट इज यानी पक्वानी, अकानानी। अकानानी मतलब उसको होल वगैरह नहीं होना चाहिए, उसको कहीं पे आ, कृमियों की वजह से उसको छिद्र वगैरह की उत्पत्ति है वो उसमें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है अहरितानी, वो हरे रंग का नहीं होना चाहिए, बट ऑब्वियस पक्वा है तो वो हरे रंग का नहीं होगा, और अगर अपक्वा है तो वो हरे रंग का होगा। नीचे फोटोग्राफ में देखिए, जो हरे रंग का मदन फल आपको दिख रहा है वो अपक्वा अवस्था में है, ओके। उसके बाद है पांडुनी, वो कैसे होना चाहिए, पांडु होना चाहिए। अभी आप बोलोगे कि पांडु मतलब श्वेत होता है सर, नहीं, पांडु मतलब श्वेत नहीं होता है। अगर आप पांडु रोग में जाओगे और वहां पर अगर पांडु रोग की आप निरुक्ति देखते हो, पांडु की निरुक्ति, तो उसमें दिया है केतकी धुलि सन्निभम। और केतकी धुलि सन्निभम, अगर आपने केतकी का फ्लावर देखा है तो आपको समझ में आएगा कि केतकी कैसे दिखती है। केतकी के जो फ्लावर्स होते हैं वो थोड़े से, आपने अगर देखा होगा, पूजा में हम बहुत बार यूज करते हैं, तो उसके जो पत्ते होते हैं और उसका जो पार्ट होता है फ्लावर्स का, इनफ्लोरेसेंस का, वो थोड़ा सा येलोइश, थोड़ा सा व्हाइटिश और थोड़ा सा ग्रीनिश, ऐसे मिक्स कलर होता है। इसके पहले जो मैंने आपको पक्व मदन फल का वर्ण दिखाया ना, वैसे होता है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि पांडुनी, ओके, पांडु मतलब सफेद नहीं, ओके। अहरितानी, पांडुनी, अकृमिनी, मतलब कृमियों से कृमियों ने उसको खाया नहीं होना चाहिए, ओके। अपुतिनी, वो दुर्गंधित नहीं होना चाहिए। दुर्गंधित नहीं होना चाहिए मतलब वो खराब, उसको कृमि वगैरह लगकर वो सड़ गया है, ऐसे नहीं होना चाहिए। या फिर बहुत ज्यादा परिपक्व हो गया है, जैसे हम ये होते हैं, गुआवा होता है हमारा, गुआवा को जमरुक, जमरुक अगर ज्यादा पक जाता है तो उसके कैसे एक अलग से स्मेल आती है, बहुत अलग ही स्मेल आती है। पहले वो हरे रंग का होता है, बाद में जब वो पक जाता है और हमारे घर में अगर वो जमरुक रखा है तो पूरे घर को पता चलता है कि इनके घर में जमरुक है, क्योंकि पूरे घर में उसकी स्मेल होती है। और वही अगर बहुत ज्यादा पक जाता है तो भी हमें पता चलता है कि हाँ, ये जो जमरुक है, जमरुद, ये क्या है, बहुत ज्यादा पक गया है। और उसकी वजह से उसकी क्या होती है, पुती गंध आती है, मतलब वो खराब हो जाए, सड़ने की गंध आती है, ओके। तो वैसे नहीं होना चाहिए, अपुतिनी। अजंतु जगधा, अजंतु जगधानी, मतलब उसको जंतुओं का प्रवेश उसमें नहीं होना चाहिए, मतलब उसको फंगस नहीं होनी चाहिए, ओके। छोटे छोटे होल नहीं होने चाहिए। अरसवानी, वो छोटा नहीं चाहिए, बट ऑब्वियस रस्व अगर फ्रूट का आप ग्रहण करते हो तो वो अपरिपक्व ही होगा, छोटा ही हो, मतलब उसकी साइज अच्छे से बड़ी नहीं है, उसके अंदर के जो ग्रोथ हार्मोन्स है उनका अच्छे से इफेक्ट उसके ऊपर नहीं हुआ है, दैट इज ह्रस्व है वो, ओके, छोटा है, तो वो काम अच्छे से कर पाएगा नहीं। इसका एग्जाम्पल है, छोटे बच्चे को अगर हमने कहा कि हाँ चलो, ये टू व्हीलर लो और इसको 1 किलोमीटर चला के आ जाओ, बेचारा के पैर भी नीचे नहीं पहुंच रहे और वो क्या टू व्हीलर चलाएगा, क्यों, क्योंकि वो ह्रस्व है, वो छोटा है, वो गाड़ी चलाने का काम नहीं कर सकता है। वही अगर आप किसी इंसान को बोलोगे जो अपूर्ण परिपक्व अवस्था में
पहुंचा हुआ एक युवक है, उसको अगर आप बोलोगे कि हाँ चलो ये काम तुम करो, ये गाड़ी चला के दिखाओ, तो वो आराम से चला सकता है। ओके, सेम अगर रस्व अवस्था में छोटा वाला मदन फल है, उसको आप बोलोगे कि अच्छे से वमन करना चाहिए, हाँ, तो वो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसमें रस विपाक और प्रभाव वो अच्छे से आए ही नहीं है। और बहुत अच्छा वाला जो मदन फल है वो क्या करेगा, अच्छे से आपका वमन करवाएगा। ओके, नीचे जो फोटोग्राफ्स मैंने डाले हैं वो आपको वो सारे अग्राह्य मदन फल है। पहले देखो हरे रंग का है, इसको नहीं लेना है। उसके बाद जो लाइन में मदन फल रखे हैं वो भी अग्राह्य है। पहला देखो कैसा है, थोड़ा सा काले रंग का है। ओके, काले रंग का है मतलब अपांडुनी है, पांडु वर्ण उसका नहीं है। ओके, उसके बाद है वो कैसा है, थोड़ा मिडल साइज का है, लेकिन थोड़ा अलग दिख रहा है। क्या है, शेप पहला वाला जो मदन फल है उसके जैसा शेप होना चाहिए। ओके, वो मदन फल ग्राह्य है। दूसरे वाला जो मदन फल है उसका जो शेप है वो प्रॉपर नहीं है, वो पहले जैसा होना चाहिए, इसलिए वो अग्राह्य है। बीच वाले दो छोटे देखो, वो क्या है, ह्रस्व है, वो हमारे लिए वमन में नहीं चलेंगे। और लास्ट वाले दो है उनको होल है, मतलब क्या है, उसको कृमि लगे हुए हैं, फंगस लगा हुआ है, उनका हम ग्रहण नहीं कर सकते। दैट इज संग्रहणीय मदन फल ये नहीं है। ओके, मैंने आपको बहुत बार बोला है इससे पहले कि पंचकर्म में हमें क्या करना है ये याद नहीं रखना है, हमें क्या नहीं करना है ये याद रखना है। सेम क्राइटेरिया यहाँ पर है, मदन फल कौन सा नहीं लेना है ये सबसे पहले याद रखो। इसलिए आचार्य भी आपको सबसे पहले वही समझाते हैं कि इन मदन फलों का हमें ग्रहण नहीं करना है। समझ गए? क्लियर? हो हाँ सर। सर। ओके, गुड। अभी हमने अच्छा वाला मदन फल के ग्रहण, जितने हमें अच्छे अच्छे मदन फल मिले हैं उनका हमने ग्रहण कर लिया है। अभी उस पर हमें कौन से संस्कार करने हैं वो देखते हैं। संस्कार देखो, ये संस्कार की वजह से क्या है, उसमें अलग अलग गुणों का क्या होता है, प्रवेश होता है। देखो तानी प्रमृजम, मतलब पहले जो हमने मदन फल देखे हैं उस क्राइटेरिया में फिक्स बैठने वाला जो मदन फल है उसको क्या करना है, प्रमृजम। वो जो वनस्पति है, वो जो मदन फल का पेड़ है, उस पेड़ से उसको क्या करना है, विलक करना है, प्रमुज्य करना है, उसको हमें ग्रहित करना है, उसका ग्रहण करना है। वो ले लिया। हाँ, लेने के बाद क्या करना है, कुशपुटे बद्ध्वा गोमयेन आलिप्य। अभी फोटोग्राफ्स में देखो, कुशपुटे बद्ध्वा, पहले फोटोग्राफ्स में क्या है, वो सारे मदन फल हमने लिए, उसको हम क्या करने वाले हैं, कुशपुट करने वाले हैं। ओके, कुशपुट करेंगे मतलब क्या करेंगे, जो अलग प्रकार का एक हस्क होता है जिसको हम कुश बोलते हैं। ओके, आपको इसमें पता होगा कुश काश शरदर्भ, ये जो है ना तृण पंचमूल, उसमें जो कुश का वर्णन है वही कुश हमें यहाँ पर लेना है। वो कुश हमने लिया, उसके क्या होते हैं, बड़ी बड़ी ऐसी रेशाएं, मतलब उसके पत्ते थोड़े बड़े बड़े होते हैं। ओके, उससे हमें उसका पुट बनाना इजी रहता है। तो वो उसका हमने पुट जैसा शेप बना लिया है। ओके, नीचे वो रखा है हमें कुश, उसके अंदर वो मदन फल रखे। और उस सेकंड वाले फोटोग्राफ में देखो, उसमें हमने क्या किया, बाहर से उसको अच्छी तरह से आच्छादित कर लिया। और आच्छादित करने के बाद एक ये लिया है, टहनी ली है, छोटी सी रज्जू ली है, उस रज्जू से या फिर सूत्र से हमने उसको क्या किया है, बांध दिया है। और बांधने के बाद उसको अच्छी तरह से पक्का बांध देना है कि वो छूट ना जाए। और बांधने के बाद हमने क्या किया, थर्ड वाले फोटोग्राफ में देखो, उस पर हम गोबर का लेप कर रहे हैं, गोमय ना आलिप्य। ओके, उसका लेप किया है। और लास्ट वाले फोटोग्राफ में देखो, उसके ऊपर अच्छे से हमने क्या किया है, पूरा लेप एकदम प्रॉपर हो गया है। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि अंदर हमने क्या रखा है, मदन फल रखा है। ओके, ये इस विधि से हमें आगे जाना है। ये हो गया संस्कार विशेष। ये संस्कार विशेष और भी आगे है, हम देखने ही वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अभी आपको समझ में आया कि प्रैक्टिकली हमें ये कुश कैसे बांधना है। कुश पुटे बद्ध्वा गोमय न आलिप्य, जैसे हम पुटपाक विधि करते हैं ना वैसे ही है, लेकिन उसको अग्नि के ऊपर संस्कार नहीं करना है, उसके ऊपर अलग से संस्कार होने वाले हैं। समझ में आया संस्कार विशेष? हो सर। ओके, गुड। यही संस्कार
आगे देखो, कुशे पुटे बधवा गोमयन आलिप्य, ये करने के बाद हमें क्या करना है, यव तुष माश शाली कुलथ मुद्ग पललाम अन्यतमे निदध्यात अष्टरात्रम, वो गोमय में उसको ले, उसके बाद उसको छाया शुष्क करना है। ओके, छाया शुष्क होने के बाद यव तुष, ओके, तुष मतलब हस्क, वो भूसा होता है ना, वो भूसा उसको बोलते हैं तुष। माश मतलब अड़द, ओके, ब्लैक ग्राम। शाली मतलब चावल। कुलत्थ आपको पता है, मुद्ग भी पता है। पललानाम, यहाँ पर पललानाम का अर्थ दिया है राशि। ओके, धान्य राशि जो होती है उसको कहते हैं पलल। ओके, तो इसमें से मुद्ग या फिर कुलत्थ या फिर शाली माश यव, इसमें से कोई भी जो आपको अवेलेबल हो, वो उसमें क्या क्या है, उसके धान्य की राशि में उसको क्या है, पललानाम अन्यतमे, अन्यतमे मतलब इसमें से एक कोई भी हमें चलेगा, अन्यतमे निदध्यात अष्टरात्रम, 8 रात्रि तक हमें उसको क्या करना है, उस धान्य राशि में उसको रखना है। ठीक है, रखने के बाद क्या होगा, 8 रात्रि में उसको उसके अंदर हम उसको रखेंगे। उसके बाद अतः ऊर्ध्वम मृदु भूतानी मधु इष्टगंधान उद्धृत्यम शोषेत। अभी इसमें क्या है, ये जो श्लोक है, संस्कृत की खासियत आपको पता ही है, किसी भी जगह पे हम कर्म, किसी भी जगह पे हम क्रियापद कुछ भी रख जाए तो भी पूरे सेंटेंस का अर्थ बदलता नहीं है, ये संस्कृत की खासियत है। तो यहाँ पर देखो, क्रियापद है उद्धृत्यम, मतलब क्या करना है, हमें उसको निकाल लेना है। लेकिन इसी श्लोक का अन्वय लगाने के लिए इसकी रचना हम थोड़ी सी बदल देते हैं। अथ ऊर्ध्वम उद्धृत्यम, उसको हमें क्या करना है, ऊर्ध्व भाग से, मतलब वो जो धान्य राशि है उसके की ऊपर की भाग से उद्धृत्यम, उसको हमें निकाल लेना है। लेकिन कब निकालना है, मृदु भूतानी मधु इष्टगंधान, जब उसकी उस धान्य राशि से हमें हनी की तरह, मधु की तरह एक इष्टगंध मतलब अच्छी वाली स्वीट ओडर जब आने लगती है, तब क्या करना है, उसको हमें वहां से बाहर निकालना है। ये जो उद्धृत्यम, ये जो क्रियापद है, ये अतः ऊर्ध्वम उद्धृत्यम, ऐसे अगर आप पढ़ते हो तो आपको पूरे सेंटेंस का अर्थ समझ में आएगा। अतः ऊर्ध्वम उद्धृत्यम मृदु भूतानी मधु इष्टगंधान। ओके, ये हो गया, हमने वो मदन फल को बाहर निकाल लिया, उसकी मधु समम इष्टगंध आ रही है। उसके बाद क्या करना है, शोषयेत, उसको हमें उसको छाया शुष्क करना है। ओके, और छाया शुष्क करने के बाद सुशुष्कानाम फल पिप्पलिर उद्धरेत, छाया शुष्क हो गए, तो छाया शुष्क होने के बाद अंदर की जो मदन फल की पिपली है उसको क्या करना है, उद्धरेत, उसको बाहर निकालना है, उसको फोड़ना है मदन फल को और उसको बाहर निकालना है। अभी फोटोग्राफ में देखो, ये जो मदन फल है ये कौन सी अवस्था में है, उसको हमने उद्धृत कर लिया है, उसकी मधु समय इष्टगंध आ गई है। वो फोटोग्राफ्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो मैंने नहीं डाले हैं, लेकिन वो निकालने के बाद जब वो शुष्क हो गए हैं, छाया शुष्क हो गए हैं, उसके बाद वाली फोटोग्राफ है ये। छाया शुष्क होने के बाद इसमें आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है बता देता हूं। देखो, पहले जो हमने मदन फल देखे थे, इसके पहले वाली स्लाइड में जो उत्तम वाले मदन फल मैंने, ये बीच वाले देखो, इसके ऊपर लाइनिंग्स है। ओके, उसकी वजह से उसको कहा जाता है रेखा फल। लेकिन अभी हम जो ये देख रहे हैं, संस्कार होने के बाद मदन फल हमने आए हैं, ये मदन फल में उसके ऊपर लाइनिंग नहीं है। ओके, ये संस्कार करने की वजह से मदन फल में जो बदलाव है ये है। ओके, उसके ऊपर हमें लाइनिंग नहीं दिख रहे हैं अभी। तो ऐसा जो मदन फल है, ये ध्यान रखो, ये प्रैक्टिकली हमें दिखता है, ग्रंथों में इसका वर्णन नहीं है। अब एक ही बार अगर आप बहुत सारी क्रियाएं करके देखते हो तो आपको ये धीरे धीरे समझ में आएगा। ओके, शुष्क जो मदन फल है उसके ऊपर की लाइनिंग जो है वो हमें नहीं दिखती है, अगर ये संस्कार करके हम आगे की ओर जाते हैं तो। ओके, तो इसके ऊपर ये वो लाइनिंग्स नहीं है, मतलब हम सही अवस्था में है। ओके, सुशुष्कान फल पिप्पली उद्धरे, तो उसको हमें फोड़ना है। और आपके राइट साइड में देखो, अंदर की जो फल पिप्पली है वो है, जैसे मैंने आपको बोला था कि मदन फल की पिप्पली को
पिपली क्यों कहते हैं? तो शुष्क होने वाली जो पिपली है, वो हमारा जो पिपली करके जो द्रव्य है उसकी तरह दिखता है, इसलिए उसको कहा जाता है फल पिप्पली। ओके, वो फल पिप्पली हमें बाहर निकालनी है। बाहर निकालने के बाद हमें उसको क्या करना है? तासाम घृत विमृदितानाम, उसको हमें क्या करना है? घृत की भावना देनी है। देखो हमने वो फल पिपली है, पहले फोटोग्राफ में वो फल पिपली एक पात्र में ली है और ऊपर से गाय का घी डाला है। घी डालने के बाद क्या किया है? उसको क्या किया है? विमृदित किया है। विमृदित करना है मतलब क्या करना है? उसका मर्दन करना है। ओके, वो फोटोग्राफ मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो मैंने नहीं डाले हैं, सिर्फ उसमें घृत है। विमृदित करने के बाद वो फल पिपली बाहर निकालनी है, और फिर वो कैसे दिखेगी? इस फोटोग्राफ में आपको दिख रही है। उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, पहले से डार्क हो जाता है। तासाम घृतम विमृदितानाम, उसके बाद तासाम दधि विमृदितानाम, वही फल पिपली। उसके बाद हमें क्या करना है? उसको दधि की भावना देनी है। देखो पात्र में हमने फल पिपली ली है, उसमें दही डाला है। दही डालने के बाद अच्छे से उसको मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद उसको हमने फल पिपली को अच्छे से वॉश किया है, और वॉश करने के बाद फिर हमें फल पिपली क्या करनी है? उस दही से सेपरेट करनी है, उसको विमृदित करने के बाद। ठीक है, ये हो गया दधि विमृदितम। उसके बाद तासाम मधु विमृदितानाम। ओके, फिर वही पिपली को अच्छी तरह क्लीन करना है। क्लीन के बाद उसमें क्या डालना है? हनी डालना है, मधु डालना है, और मधु डालने के बाद वो मधु जितना वो सोक करे उतना सोक किया हुआ मधु उसके अंदर रखना है। ओके, जितना सोक हो जाए उसके बाद उसको छान लेना है। ऊपर की फल पिपली जो है, देखो मैं लास्ट वाले पिक्चर में हमने उसको छान लिया है। नीचे हनी, बचा हुआ हनी जो है वो बाजू में रखा हुआ है, और वो जो मदन फल पिपली है उसको हमें क्या करना है? बाजू में उसको निकाल लेना है। वो फल पिपली लेने के बाद उसको हमें फिर से क्या करना है? पुनः शुष्कानाम, उसको फिर से छाया शुष्क करना है। ओके, और छाया शुष्क करने के बाद उसको क्या करो? एक तो उसको चूर्ण बना लो, या फिर जैसे रखनी है वैसे ही रखो। जनरली चूर्ण जब हम बनाते हैं तो उसका सवीर्यता अवधि कम हो जाता है, तो हमें उसका चूर्ण नहीं बनाना है। जैसे है उसी अवस्था में उसको रखो, लेकिन उस अवस्था में रखने के लिए उसको फंगस ना लगे, बाकी कोई उसकी हानि ना हो। क्या क्या हानि हो सकती है वो भी बताता हूँ, वो ना हो इसके लिए उसका सुरक्षा विधि भी दिया है। तो सुरक्षा विधि के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? उसको लगे, इसके लिए करना है पुनः शुष्काना, उसको अच्छी तरह से शुष्क करना है। ओके, वो अच्छी तरह से शुष्क हो गई। उसके बाद नवम कलशम, आपको नया कलश लेना है। नया क्यों लेना है? क्योंकि अगर आपने पुराना लिया तो उसमें अगर पहले वाला कुछ द्रव्य का संस्कार है, तो उसकी वजह से हमारी जो मदन फल पिपली है, जो इतनी मेहनत से हमने सारे संस्कार करके बनाई हुई है, उसके ऊपर वो द्रव्य का प्रभाव होके उसको फंगस भी लग सकता है। ओके, इसलिए हमें क्या करना है? नवम कलशम, नया कलश लेना है। लेकिन वो कैसे होना चाहिए नया कलश? वो भी दिया है उन्होंने, सुप्रमृष्टम। उसका जो मुख है वो थोड़ा छोटा होना चाहिए, उसमें एक हाथ जा पाए इतना ही उसका मुख होना चाहिए। सुप्रमुष्टम वालुक अर्जस्कम आकंठम पूरयित्वा। देखो बहुत स्पेसिफिक लिखते हैं वो बिल्कुल भी कोई भी मिस्टेक नहीं छोड़ते हैं। वो आपको बोलते हैं सुप्रमुष्टम वालुकम अर्जस्कम, उसका मुख ऐसे होना चाहिए कि उसके अंदर वालुक मतलब कोई भी डस्ट, या फिर वालुकम रजस्कम मतलब कोई भी डस्ट पार्टिकल, या फिर डस्ट को छोड़कर धूल, या फिर वालुक मतलब रेती वगैरह, ऐसा जो कुछ पार्ट है वो उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं जाना चाहिए, इसलिए उसका मुख छोटा होना चाहिए। ओके, सपृष्ठम वालुकम अरजस्कम आकंठम पूरयित्वा, आकंठित पूरित करना है उसको, मतलब पूरा भरना है। अगर आपने वहां पर एयर रखी तो क्या होगा? वो एयर में रहने वाले जो कुछ फंगस है, मतलब उसको क्या करना है? आकंठम पूरयित्वा मतलब उसको एयर टाइट रखना है। अगर वो पूरा भर के रखा है तो अंदर एयर रहेगी ही नहीं। ओके, और एयर नहीं रहेगी तो वो खराब होने का कोई चांस ही नहीं है।
ओके, इसलिए आकंठम पूरयित्वा। ओके, उसके बाद स्वच्छन्नम, स्वच्छ वस्त्र से उसको क्या करना है, अवच्छन्न करना है, उसको आच्छादित करना है। उस जो मटका है, उस पात्र को, जो कलश है, उस कलश को स्वच्छन्न, अच्छी तरह से आच्छादित करना है। इसमें वो आपको स्पेसिफिक ये नहीं देते हैं कि वस्त्र से ही करना है, ऐसे वस्तु से या फिर उसका आप ढक्कन वगैरह लगाकर अच्छी तरह से उसको क्या करना है, आच्छादित करना है, कि उसके अंदर धूल धूम वगैरह वो कुछ ना आ जाए, उसको फंगस ना लगे, ऐसा हमें सब कुछ करना है। उसके बाद स्वानुगुप्तम, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, उसको हमें क्या करना है, स्वानुगुप्तम रखना है। स्व अनुगुप्तम मतलब खुद से भी एकदम सूक्ष्म भाग में, स्व मतलब हम खुद, और अनु मतलब हमारा भी अंदर का पार्ट, मतलब हमारी आत्मा। अनुगुप्तम हमारे आत्मा को ही पता हो, इतना उसको अनुगुप्त रखना है। ऐसे क्यों रखना है, ऐसे क्यों रखना है, कोई बता सकता है? ठीक है, कोई बात नहीं, बता देता हूं। स्वानुगुप्तम उस वक्त की कंडीशन सोचो कि बहुत बार स्वानुगुप्तम मतलब क्या है, सिर्फ उस वो जो वैद्य है, उस वैद्य के आत्म तत्व को ही वो पता होना चाहिए। मतलब उसने एक बार रखने के बाद उसके बारे में सोचना भी नहीं है कि मैंने वो वहां पर रखा है। ओके, हमारे जो परिचारक है उनको भी नहीं पता होना चाहिए कि वो मदन फल हम वहां पर हमने क्यों रखा है। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो वैद्य हुआ करते थे, वो अलग अलग जो मतलब मान लो कि एक वैद्य है, वो किसी राजा के पास जाकर उस राजा का वमन करवाने वाला है, और उसने बोला, उसके परिचारक को पता है कि मदन फल यहाँ पर रखा है, और वो जो परिचारक है, उस परिचारक को किसी ने सुवर्ण मुद्राएं दी और उसको कहा, ये सुवर्ण मुद्राएं लो, और जो मदन फल जहाँ पे रखा है, उस मदन फल के पात्र में विष डाल दो। तो क्या होगा, ऊपर से ही हमारा मदन फल क्या है, उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवायी विकास, और प्रभाव में वामक, और ऊपर से इतने संस्कार हमने किए हैं, ये संस्कार करने की वजह से वो और भी वीर्यवान हो गया है, और वो खुद इतना वीर्यवान होने की वजह से उसमें अगर हमने विष डाला, तो वो ऊपर से हमने उसको क्या दिया है, घृत, दधी, मधु, इनकी भावना दी है, और वो भावना देने की वजह से उसमें जो अनुपान है वो भी उसी के साथ ही आ गया है। तो विष और विष के साथ वो अनुपान, वो कैसा है, संस्कार अनुवर्तन करने वाला अनुपान, ये अगर विष के साथ मिक्स हो जाते हैं, और वही विष वाला मदन फल अगर उस राजा को खिलाया जाएगा, तो राजा कितने सेकंड्स में मर जाएगा। जैसे ही मदन फल हम खिलाएंगे, मदन फल की एक्शन कितने काल में होती है, मैक्स टू मैक्स मुहूर्तम अनुकांक्षेत, एक मुहूर्त में उसकी एक्शन होती है, और उसमें अगर उस विष जुड़ गया, तो उसकी एक्शन उस मुहूर्त के भी कम पीरियड में होगी। मतलब हार्डली फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में वो राजा वहां पर मर सकता है। ओके, इसलिए यहाँ पर इतना स्पेसिफिक करके वो आपको बता रहे हैं कि स्वानुगुप्तम, सिर्फ वो उस वैद्य के आत्मा को ही पता होना चाहिए कि मैंने वो मदन फल कहाँ पे रखा है। ओके, और इस पर टीकाकार क्या कहते हैं चक्रपाणी जी, स्वानुगुप्तम इति कृत रक्षा विधानम, मतलब रक्षा विधान करके रखना है। अलग अलग पद्धति के रक्षा विधान है, मंत्र से रक्षा विधान कर सकते हो, छुपाकर रक्षा विधान कर सकते हो, तंत्र से रक्षा विधान कर सकते हो। ओके, रक्षा विधान मतलब किसी को नहीं पता होना चाहिए, लॉकर में रख सकते हो। हमारे क्लिनिक में कुछ ऐसी जगहें होती है कि जो सिर्फ हमें खुद को पता होती है, जो वैद्य को भी पता होती है, ऐसी जगह पर रख सकते हो। जहां पर हम धन रखते हैं, हमारे पैसे रखते हैं, उसका जो लॉकर की चाबी होती है वो सिर्फ हमारे पास होती है। तो ऐसे कृत रक्षा विधानम हमें उसको रखना है। ओके, और स्वानुगुप्तम ऐसे हमने रखा है, कृत रक्षा विधान किया है। और ऐसे अगर आपको रखना है तो उसी के साथ वो और भी चीजें आपको बताते हैं कि शिक्केशु व आसज्जम, स्वानुगुप्तम आपको रखना ही है। अगर ऐसे नहीं रख पाते हो तो सिक्के में स्थापन करना है।
और लेकिन वो कैसे असज्जम, वो उसको सजा कर रखना है। क्यों सजा कर रखना है? क्योंकि कोई भी सिक्के में, सिक्के पता है ना, बाजू में मैंने फोटोग्राफ में लगाया है, देखो कोई भी मटका है उसको अगर आप ऐसे टांग देते हो तो हो जाती है सिक्कम। ओके, जो हम ये होते हैं जन्माष्टमी के दिन हम जो ये फोड़ते हैं, मटकी फोड़ते हैं, उसको जैसे हम ऊपर लटका के रखते हैं सजा कर, वो तो हम चौराहे पर लटकाते हैं, लेकिन हमारे क्लिनिक में आपको सिक्के में आसज्जम करना है, उसको सजा कर रखना है। मतलब कोई भी देखे तो उसको ऐसे लगना चाहिए कि अरे ये कोई शोभा करने वाली वस्तु है, उसको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि ये इसमें मदन फल रखा हुआ है। इसलिए वो कहते हैं शिक्केम शिक्केशु आसज्जम, उसको सजा कर रखना है। ओके, मतलब रखना सबके आंखों के सामने है, लेकिन ऐसे रखना है कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि उसमें मदन फल है। ओके, उसके बाद है सम्यक स्थापयत, उसको अच्छी तरह से उसको स्थापन करके रखना है। ये हो गया सुरक्षा विधि, इतना हमें सोचकर उस मदन फल को रखना है। ओके, यहाँ तक हम आज रुकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा डोज हो गया है, बहुत सारी नई नई बातें हैं। ओके, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका आगे का देखेंगे। अगर आपको इसमें कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर डाल सकते हो, हम आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी हम सब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।